EPS 95 MP यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ में चैनल की मैनेजिंग एडिटर श्रीमती संजना निशारिया है, संगठन के वाइस प्रेसिडेंट श्री PK परियार जी हैं और संगठन की सीनियर लीडर श्रीमती चंद्रा है। साथियों, प्रारंभ में बता दूं कि यह हमारे संगठन का चैनल है और संगठन के मेंबर्स के लिए सही जानकारी पहुंचे, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। क्योंकि बहुत सारे चैनल ऐसे चलते हैं जो मनगढ़ंत कहानियाँ देते हैं और रोज़ पेंशन बढ़वाते रहते हैं, तो हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य खाली ये है कि हमारे सदस्यों तक सही बात पहुँचे। बाकी के लोग इसमें फालतू कमेंट्स नहीं करें, ये यूनियन का चैनल है। इसलिए आज की बैठक अपेक्स बैंक के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा बहुत अच्छी तरह से आयोजित की गई थी। उसके लिए श्री PK परियार जी और वहाँ की पूरी टीम के सदस्यों को मैं बधाई देता हूँ। साथियों, आज बैठक जो आयोजित की गई उसमें मुख्य बिंदु ये था कि हम लोगों को हायर पेंशन मिलना शुरू हो गई है और अकेले भोपाल में 5,500 लोगों के PPO जारी हो चुके हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 15,000 से ज़्यादा लोगों को बढ़ी हुई पेंशन मिल गई है, हायर पेंशन मिल गई है, जो 3,000 से लेकर 46,000 तक है। और इससे सभी साथी खुश हैं। कई साथियों का एरियर भी आ चुका है, कुछ साथियों का इस महीने एरियर आएगा। तो अब आज की बैठक में निर्णय ये हुआ, जब पेंशन आना शुरू हुई, एरियर आना शुरू हुआ, तो हमने देखा कि पेंशन सभी साथियों की कम बन रही है। इसलिए कम बन रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 4 नवंबर 2022 का जो आदेश है उसमें ये कहा गया है कि अंतिम 60 माह के वेतन को एवरेज बनाकर मूल वेतन माना जाए, जिसको EPFO वाले मान नहीं रहे। इन्होंने क्या किया कि 18 जनवरी 2025 को नई दिल्ली ने एक सर्कुलर जारी कर दिया। उसमें ये बोला गया कि प्रो रेटा बेस पे कैलकुलेशन की जाए हायर पेंशन की। प्रो रेटा बेस में ये हो रहा है कि 60 महीने में सबसे कम सैलरी रहती है उसको आधार बना के पेंशन बनाई जा रही है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन है। और इस निर्णय के खिलाफ पिछले माह मद्रास की मदुरई हाईकोर्ट बेंच ने और पिछले सप्ताह शिमला हाईकोर्ट ने इसको अमान्य कर दिया है, लीगल नहीं माना है। और 23 सितंबर को शिमला हाईकोर्ट का पूर्णकालिक जजमेंट इसके ऊपर आने वाला है। हम लोग भी इसको चैलेंज कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर जाकर EPFO कैसे इसको लागू कर सकता है। तो हमारे सभी साथियों की पेंशन कम बनी है, जिससे सभी साथियों में आक्रोश है और इसलिए हम न्यायालयिक शरण में जा रहे हैं। दूसरा बिंदु ये है कि जब पेंशन रिवाइज हो रही है तो 20 साल की सेवा के बाद 2 साल का वेटेज मिलता है, जिसको हम समझने की भाषा में बोनस बोल सकते हैं। तो वो पुरानी पेंशन पर दिया जा रहा है। 6,500 114 की पहले जो थी उस पर 186 रुपये बनता वो दे रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आप नई पेंशन के ऊपर 2 साल का वेटेज दीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि हमसे जब EPFO ने ब्याज लिया, हमें 3 महीने तक की कैलकुलेशन बता कि इस महीने जमा करोगे इतना, इस महीने जमा करोगे इतना, इस महीने जमा करोगे इतना। परंतु जब हमको जो एरियर मिला, कई साथियों को मिल गया मेरे से, तो उसमें EPFO किसी प्रकार का ब्याज नहीं दे रहा और इनकम टैक्स काट रहा है। इनकम टैक्स की गणना हम लोगों को नहीं दी जा रही। 2019 का हमने सर्कुलर पिछले माह भोपाल कमिश्नर को दिया था, जिसमें उल्लेख था कि सभी पेंशन भोगियों को गणना उपलब्ध कराई जाए, परंतु नहीं दी जा रही, जिससे इनकम टैक्स भरने में परेशानी हो रही लोगों को। इनकम टैक्स मनमाना काट लिया EPFO ने, प्लेन 10% काटा फ्लैट रेट से, जितना एरियर बना। तो कई साथियों को परेशानी हो रही है, तो गणना सीट की भी हम मांग कर रहे हैं। इसी तरह से और भी 2-3 मांगे हैं जिनको लेकर हम लोग हाईकोर्ट में जाने वाले हैं। एक रेट सेपरेट विधवा पेंशन के ऊपर लगाने वाले हैं कि किसी साथी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 50% पेंशन मिलती है, और दुर्भाग्य से पत्नी की भी मृत्यु हो जाए या पति की मृत्यु हो जाए तो जो पेंशन फंड होता है वो EPFO द्वारा जब्त कर लिया जाता है। ये प्रावधान इनके एक्ट में है, जिसको हम चैलेंज करने के लिए माननीय हाईकोर्ट जा रहे हैं। तो इस तरह की बिंदुओं को लेकर हम लोगों की आज की बैठक हुई है। एक और बैठक का सब्जेक्ट था कि प्रतिवर्ष हम लोग 2016 से आज तक दिवाली और दिसंबर के पहले मध्य प्रदेश के साथियों का प्रांतीय सम्मेलन करते हैं, जिसमें साल भर की गतिविधियों रखी जाती हैं और आगे क्या करना है उसकी रणनीति तय की जाती है। तो उसमें हम लोगों ने 9 नवंबर की डेट फिक्स की है।
9 नवंबर का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें राजनेताओं के अलावा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री भीमराव डोंगरे जी भी शामिल रहेंगे। बाकी मध्य प्रदेश के सभी नेता शामिल रहेंगे, पदाधिकारी शामिल रहेंगे। तो उसमें दिल्ली में जो आंदोलन होने वाला है 20 सितंबर से 23 सितंबर के बीच, 20 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में आंदोलन होना है। पिछले 2014 से हम लोग साल में 2 आंदोलन दिल्ली में कर रहे हैं, तो कोरोना काल को छोड़ के पूरे समय होते रहेंगे, उसकी भी तैयारी हम लोग करेंगे। तो इन सब बातों को लेकर आज बैठक में चर्चा की गई। बैठक में बहुत से साथियों ने अपने विचार रखे, साथी जेपी गौड़, साथी पीके परिहार, श्रीमती संजना निछारिया, श्रीमती चंद्रा खरे, प्रियदर्शी पाठक जी ने भी सभा को संबोधित किया और अच्छे रिजल्ट आए। हम सभा को आयोजित करने के लिए अपेक्स गैंग की पूरी टीम को, विशेषकर हमारे साथी पीके परिहार जी जो इस पेंशन के आंदोलन में शुरू से सक्रिय हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ हमारे रजनीश पांडे द्वारा तैयार की गई हैं, तो वो भी आपको वीडियो के बाद में दिखाई जाएंगी। अब श्री पीके परिहार जी विचार व्यक्त करेंगे। सामान्य परसाई साहब, अध्यक्ष हमारी यूनियन के, सामान्य संजना खरे मैडम, राष्ट्रीय सचिव, सामान्य चंद्रा खरे मैडम, पदाधिकारी। और मैं सिर्फ 2 छोटी बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला तो ये है कि हम लोगों का जो भी डिमांड आई थी, उस डिमांड को हम लोगों ने EPFO में जमा किया और हमारी डिमांड के बाद में EPFO ने जो हम लोगों को एरियर मिलना था उसका भुगतान किया। शुरू में मुझे याद है कि जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी तो EPFO हमारी जो डिमांड है और उनके द्वारा दे एरियर, इन दोनों के बीच के अंतर को वो जमा करा रहा था। यदि अंतर नहीं है और एरियर का भुगतान करना तो एरियर का भुगतान होता था। इस पूरी प्रक्रिया में हुआ ये है कि एक तरफ तो हमको पूरा का पूरा डिमांड की राशि जमा करनी पड़ी और दूसरी तरफ हमें जो है उसके जो भी एरियर मिला, तो एरियर में उन्होंने हमारा अभी इनकम टैक्स काटा हुआ है, जिसकी लायबिलिटी मुझे लग रहा है कि इस साल भी आएगी। इन EPFO के इस कार्य के कारण जो 30% का स्लैब है और 3% का इसमें जो भी सेस लगता है, उसके कारण मुझे जो लगता है कि किसी को 10 लाख रुपए का एरियर दिया गया है तो 3.5 लाख रुपए के आसपास उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मेरे जैसा पदाधिकारी और थोड़ा सा मैं इस विषय में मंथन भी करते रहता हूँ, तो मुझे खुद ही इस साल 2 लाख रुपए जो EPFO ने हमसे इंटरेस्ट इनकम टैक्स काटा है और 4 लाख के 4.5 लाख के आसपास मुझे इस साल इनकम टैक्स की EPFO की कार्रवाई के कारण लायबिलिटी आएगी। तो इस विषय को आज हम लोगों ने मंथन किया है और हमारा ऐसा मानना है कि यदि इस पर भी कहीं कोई न्यायालयीन हम लोगों को लाभ मिल सकता है, हमारे माननीय जो विधि सलाहकार हैं राव साहब, उनसे हम इस विषय में चर्चा करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि इसको भी माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाए। बाकी सारे विषय जो हैं माननीय परसाई साहब ने आप सभी के सामने रखे हैं और मैं पुनः परसाई साहब का बहुत आभारी हूँ कि उनके निर्देशन में पूरे प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कभी भी उम्मीद नहीं थी उन्हें पेंशन मिलेगी। न केवल उन्हें पेंशन मिली बल्कि उसका एरियर का भी भुगतान हो चुका है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि जिन्हें अभी पेंशन नहीं मिल पाई है उन्हें जल्दी से जल्दी पेंशन मिले। मुझे बोलने के लिए और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार करता हूँ। पंड्या के केस में फंसे थे, उसकी वकालत उन्होंने की थी, तो उसका फलस्वरूप उन्हें इनाम मिला। लगातार पेशियां चली और सुप्रीम कोर्ट में कितना पैसा लगता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास संगठन करता है और इस बैनर तले, इस संगठन के तले उसकी आवाज सरकार तक पहुंची भी है, जिसका फायदा बोले, लाभ बोले, मुनाफा बोले, बेनिफिट बोले, हमको हायर पेंशन बहुत सारे लोगों को लागू हुई है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए हम आदरणीय अध्यक्ष जी का यहाँ पर सम्मान करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज उनकी मेहनत रंग लाई है और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हुआ है। आदरणीय, यहाँ पर वैसे तो अध्यक्ष जी ने भी सारे विषय रखे हुए हैं, आदरणीय परिहार जी ने भी यहाँ पर समस्याएं बताई हुई है शुरुआत में, और चूंकि
क्योंकि आप सभी मेरे वरिष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, आपके सामने हो सकता है मैं तो अज्ञानी हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक समस्या पे अपनों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। ईपीएफओ ने जिस तरह से जो अभी बात कही थी कि ईपीएफओ ने हमसे तो अंतिम दिन तक का ब्याज लिया है, लेकिन जब हमारे पैसे की बात आती है तो सरकार उसमें ईपीएफओ हमको कोई ब्याज नहीं देता है। तो ये पॉइंट मुद्दा तो रखा हुआ है, अध्यक्ष जी ने रखा, संगठन ने आगे बढ़ाया हुआ है और ये हमको मिलेगा, हम तक पहुंचेगा। क्योंकि किसी भी काम में थोड़ी सी देर तो लगती है, लेकिन हमारे अंदर अगर जिद, जज्बा और जुनून अगर शामिल है तो हम विजय हासिल करके रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। अब इसमें एक मुद्दा आता है, ईपीएफओ का एक नियम है जो इन्होंने वेबसाइट चालू कर रखी है। वर्तमान में जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं सिर्फ उन्हीं के फॉर्म भराए जा रहे हैं, जिससे कि उन्हें आने वाले समय में हायर पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन ईपीएफओ ने, सरकार ने इस बात पे गौर नहीं किया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी, कई बार होता है कि सेवानिवृत्ति के अगले दिन या अगले महीने या अगले साल अगर किसी की भी विषम परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पीछे रहने वाला परिवार वो अपने आप का निर्वहन कैसे करेगा, उसके जीवन का निर्वहन कैसे होगा। इस पे ना तो ईपीएफओ ने विचार किया है और न ही इसके ऊपर सरकार किसी तरह से विचार करने को तैयार है। ये मेरा एक प्रमुख मुद्दा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्मिक हूँ, ये बोल सकती हूँ कि मेरे साथ भी ईश्वर ने कहीं न कहीं कुठाराघात किया है, जिसके लिए मेरे पति इस संसार से विदा ले गए हैं, जिनके साथ परिवार भी है, बच्चे भी हैं और उनके पास पर्याप्त समय भी है जिंदगी को जीने का, लेकिन हर कोई मेरी तरह सक्षम नहीं है कि अपने दम पे अपनी समस्याओं का निवारण करते हुए अपनी आय का साधन। से आए हुए मेरे सभी साथियों, 2014 से पहले भी कुछ सेवानिवृत्त होंगे, कुछ 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए होंगे या कुछ अभी कार्यरत होंगे, जो भी है। किस लड़ाई लड़ रहे हो आपने जो आंकड़े बताए हमारे तो सिर के ऊपर से निकल गए, हमें तो समझे नहीं आया कौन से कहां क्या क्या हो गया। हमारी सारी जिम्मेदारी आप उठा करके रखे हो। इतना गहन अध्ययन आपके पास में ईपीएफओ का है कि मेरा दावा है कि ईपीएफओ में नौकरी करने वाले को उतनी नॉलेज नहीं होती आपके अंदर। अरे बाप, आपने अपना समय कितना गवाया हम लोगों के लिए, और ये हम बहुत छोटी सी भेंट थी, हमने आपका से बंदोबस्त देकर हमने सिर्फ आपका सम्मान किया। हम चाहते हैं कि प्रभु आपको और शक्ति दे ताकि आप हम लोगों को और माला